हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आपका हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कल देखते हैं। तो कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? ब्लड के बारे में। ब्लड क्या था? ब्लड हमारा जो हमारा क्या था, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है, पदार्थों के यातायात का काम करता है। इसका पीएच मान, इसका घनत्व, ये सारे के सारे हमने कल पढ़ लिए थे। और क्या पढ़े थे? ब्लड कितने प्रकार है? ब्लड दो रूपों में होता है ना, एक क्या होता है, रुधिर, और रुधिर प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्लस रुधिराणु, इससे मिलकर क्या बनते हैं? ब्लड का निर्माण होता है। हम लोगों ने उसमें से क्या प्लाज्मा पढ़ना स्टार्ट किया था कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे होता है। तो पढ़े थे ये हल्का होता है, हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। किस कलर का होता है? तो पीले रंग का हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व भी मौजूद होते हैं। तो हम लोग कार्बनिक तत्व भी पढ़ लिए थे और अकार्बनिक तत्व भी पढ़ लिए थे। तो कार्बनिक तत्व में हमारा क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन था। इसमें क्या था? एल्ब्यूमिन, और क्या था? ग्लोब्यूमिन, और क्या था? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये चार किसमें पाए गए थे? कार्बनिक पदार्थ। और 1% हमारा अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता था। अकार्बनिक पदार्थ में नमक था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सल्फेट में, और सल्फेट और क्या थे? फास्फेट मौजूद थे। ठीक है, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किसमें में थी? अकार्बनिक। कार्बनिक में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें हमारी थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि और क्या है हमारा। तो इसमें क्या होते हैं? प्लाज्मा में कुछ पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं। पचे हुए पोषक पदार्थ, अब हम लोग देखते हैं कि पचे हुए पोषक पदार्थ क्या है। तो क्या ग्लूकोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, देखिए पचे हुए पोषक पदार्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, पचे हुए, प्लाज्मा में देख रहे हैं, पचे हुए पोषक देखिए क्या है। तो इसमें क्या था कि पचे हुए कुछ पोषक पदार्थ भी होते। किसमें? प्लाज्मा में लोग पढ़े थे ना, पचे हुए पोषक पदार्थ। पचे हुए पोषक पदार्थ हम लोग देखते हैं। पचे हुए जो पोषक पदार्थ है वो क्या क्या होते हैं? ये पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें क्या आता है? ग्लूकोज हमारा रहता है, और क्या रहता है? ग्लूकोज, वसी अम्ल, क्या क्या रहता है? ग्लूकोज, वसी अम्ल, प्लस ग्लिसरॉल, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, और क्या रहता है इसमें? और अमीनो अम्ल रहते, विटामिन रहते, सारी की सारी चीज़ें पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं। अमीनो अम्ल और पोषक पदार्थ, और क्या होता है? बचे हुए पोषक पदार्थ। इसमें देखिए बचे हुए पोषक पदार्थ, जो हमारे पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं वो जब पच जाते हैं तो क्या इसमें बदल जाते हैं? ग्लूकोज में वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, विटामिन, इस सब कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा में स्थित रहते हैं। किसमें रहते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उत्सर्जी पदार्थ। इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं? ओके, उत्सर्जी पदार्थ हम लोग देखते हैं। फिर आता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ कि क्या क्या इसमें उत्सर्जी पदार्थ बचते हैं प्लाज्मा में। उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो शरीर से बाहर जिसको निकलना होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, क्या क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, और क्या होता है? क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, क्या होता है? क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? उत्सर्जी पदार्थ होती हैं, जो कि जिसका उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलना। ओके, फिर हार्मोन्स क्या? प्लाज्मा में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं?
तो इसमें लगभग लगभग सभी हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? सभी हार्मोन्स। कह सकते हैं कि इसमें होते हैं सभी हार्मोन्स। ठीक है, इसमें सभी हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्रतिजामन। इसमें प्रतिजामन क्या होता है? प्रतिजामन में क्या होता है? प्रतिजामन में क्या रहता है? हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन में क्या होता है? हिपैरिन हमारा मास्ट कोशिकाओं में उपस्थित होता है ना, हिपैरिन। हिपैरिन हिपैरिन अगर किस में होता है तो मास्ट कोशिकाओं में होता है। जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ठीक है, मास्ट कोशिकाएं क्या होती है? हिपैरिन। ओके, ये हमारा मास्ट कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मास्ट कोशिकाओं में कह सकते हैं इसको, ये मास्ट कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मास्ट कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और अगर हिपैरिन क्या है तो हिपैरिन हमारा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड है। हिपैरिन हमारा पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो ये हमारा क्या प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। प्लाज्मा के बाद जितना भी हमको पढ़ना था सब कंप्लीट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारा हिपैरिन होता है, देखिए अगर इसको हम नोट करके लिख सकते हैं कि जो हिपैरिन है हिपैरिन बहते हुए रुधिर में क्या होता है? हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रुधिर को जमने से रोकता है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो हिपैरिन हमारा होता है, जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं, इसमें जो रक्त प्रवाहित होते हैं, इनको क्लॉट होने से बचाता है। इस रुधिर वाहिनी में अगर ये बह रहे हैं रक्त, तो इनको ये तरल बनाए रखते हैं। इनका थक्का नहीं जमने देते, इनको जमने से रोकते हैं। ठीक है, तो हिपैरिन क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका ब्लड में। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद लोग पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में। किसके बारे में? रुधिराणु। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में। ओके, रुधिराणु क्या है? रुधिराणु इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु। इसका परसेंट कितना होता है? 40 से 45% होता है। ठीक है, ये जो है रक्त का हिमैटीकृत भाग है। रक्त का हिमैटीकृत भाग। ओके, अब परसेंट हमने कल बताया भी था ना, कितना होता है? 40 से 45% होता है। 40 से 45% तक ये होता है। ओके, कौन कौन से होते हम लोगों ने पढ़े थे ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है रुधिराणु में? आरबीसी, फिर क्या होता है? दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी,
इसका क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी को कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहेंगे इसको? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, मतलब आरबीसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाएं, क्या पढ़ेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। तो क्या है लाल रक्त कणिकाएं? ये हमारा क्या है? आरबीसी हैं। इनके कितने 99% रुधिराणु होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 99% रुधिराणु। 99% इसमें क्या होते हैं? रुधिराणु होते हैं। 99% रुधिराणु। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है शरीर में। ठीक है, और क्या होते हैं? ये जो इनकी संख्या लगभग, अब देखते हैं संख्या, अगर इनकी देख लेते हैं कि संख्या कितनी है। संख्या कितनी? लगभग 54 लाख के करीब होते। कितना? 54 लाख प्रति घन एमएम रक्त में। 54 लाख। चौवन लाख मिलीमीटर, क्या? मिलीलीटर, ठीक है। प्रति घन रक्त में। ओके, 54 मतलब 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। ठीक है, सही है ना। उसके बाद कहता है ये फीमेल में इनकी संख्या देखे तो 48 लाख होती है। ये किसकी बात हो गई? मेल की बात हो गई। किसकी? मेल की। और फीमेल की बात करें तो कितना होगा? 48 लाख। कितना होगा? 48 लाख। ठीक है, फीमेल। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसके कार्य देख लेते हैं। व्यास तो 8, इसका व्यास भी देख लेते हैं। व्यास जो होता है, व्यास होता है 8 माइक्रोन। अब क्या? अब इसके हम कार्य देखते हैं। किसके? आरबीसी के हम कार्य देखते हैं। क्या कार्य हैं इसके? तो आरबीसी के क्या कार्य हैं? किसी को पता है? देखिए, जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं हैं, क्या एरिथ्रोसाइट्स, इसके प्रमुख कार्य होते हैं O2 और CO2 का संवहन। क्या कार्य? मुख्य कार्य है O2 व CO2 का संवहन। O2 व CO2 का संवहन।
ठीक है, O2 और CO2 का संवहन है। एक हेलो हेलो, देखिए हम लोग क्या कह रहे थे कि आरबीसी का जो है कार्य वो O2 और CO2 का क्या करना होता है, संवहन करना होता है। उसके बाद आता है सामान्य वयस्क पुरुष में हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में बहुत ही महत्व होता है ना। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में अगर देखिए एक सामान्य वयस्क मनुष्य में क्या होता है, 14 से 16 हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, 14 से 16। ओके, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ठीक है, 14 से 16 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक अणु O2 के 4 अणुओं को बांटता है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है, क्या हीमोग्लोबिन का एक अणु किसके बताइए, O2 के। हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के 4 अणुओं को बांटता है, O2 के 4 अणुओं को बांधता है। ठीक है, 4 अणुओं को क्या करता है, बांधता है। और क्या होता है, 1 ग्राम में मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 होती है। और हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये देखिए हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, इसमें होता है ग्लोबिन प्रोटीन। और क्या होता है, इसमें हीम नामक क्या होते हैं, रंगा पदार्थ होते हैं। ये हीम नामक रंगे पदार्थ से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जो होता है हीम नामक रंगा पदार्थ से जुड़े होते हैं। ठीक है, हीम नामक रंगा पदार्थ से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ओके, हीम नामक रंगा पदार्थ से जुड़े होते हैं। और क्या होता है, अगर ये प्रोटीन देखा जाए तो संयुक्त, इसमें क्या होती है, संयुक्त प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन इसमें क्या होती है, संयुक्त प्रोटीन होती है। ठीक है, ये संयुक्त प्रोटीन है। हीम इसमें 5% पाया जाता है। अगर हीम देखा जाए, हीम होता है 5%, और ग्लोबिन देखें तो ग्लोबिन होता है 95%। ओके, 95% होता है। और क्या होता है, 14 से 16 प्रति 100 ml ब्लड में होता है, प्रति 100 ml ब्लड में पाया हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन
ओके, ये तो हो गया क्या हमारा आरबीसी के कार्य और ये सामान्य वयस्क पुरुष में इसकी मात्रा कितनी होती है, सारा का सारा हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और इससे रोग भी होता है ना, आरबीसी के बढ़ने पर क्या होता है, आरबीसी की घटने पर क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए माना कि ये हमारा हो गया आरबीसी, क्या हुआ आरबीसी, तो आरबीसी के मान लीजिए आरबीसी के बढ़ने पर, आरबीसी के बढ़ने पर क्या होगा, आरबीसी के बढ़ने पर पॉलीसाइथेनिया नामक बीमारी हो जाती। क्या, पॉलीसाइथेनिया, पॉलीसाइथेनिया। और आरबीसी के घटने पर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया। पॉलीसाइथेनिया में क्या होता है, इसमें होता है स्किन पे धब्बे पड़ जाते, क्या होते हैं, स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं। पॉलीसाइथेनिया में स्किन पर धब्बे पड़ जाते हैं। स्किन पर धब्बे पड़ जाते हैं। और एनीमिया में क्या, तो आरबीसी का निर्माण क्या होता है, धीमा हो जाता है, या तो धीमा हो जाता है तो बंद हो जाता है। विटामिन B12 फोलिक अम्ल की कमी से इसको होता है। क्या, एनीमिया आरबीसी के घटने पर भी होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, 12 की कमी से, ओके, 12 की कमी से भी नहीं हुआ आरबीसी। और क्या होता है, आरबीसी का निर्माण घटने लगता है, आरबीसी का निर्माण कम होने लगता है एनीमिया में। आरबीसी का निर्माण क्या होता है, कम होने लगता है। ओके, फिर हमारा आता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है, किसी को पता है, थैलीसीमिया क्या होता है, बच्चों में होने वाली बीमारी है आरबीसी की कमी से। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया किसी को पता है क्या, ये जो है हमारा थैलीसीमिया है, ये आरबीसी की कमी से होता है। किस में होता है, तो बच्चों में होता है। आरबीसी की कमी से बच्चों में होने वाला क्या है, रोग है। ठीक है, आरबीसी की कमी से बच्चों में होता है। क्या होता है, आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रोग है। क्या है, आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला, ये क्या है अगर पूछे तो, आनुवंशिक तौर पर, आनुवंशिक तौर पर रक्त से होने वाला रोग। रक्त द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, आनुवंशिक तौर पर रक्त द्वारा होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिन के निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी। इसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। और क्या होता है, ये जन्म से 3 माह के बाद ही होता है। कब उसका पता चलता है, जन्म के 3 माह बाद, जन्म के 3 माह बाद इसका क्या होता है, इसका पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ आरबीसी के बारे में। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है।
तो हम लोग WBC पढ़ें कि नेक्स्ट क्लास में WBC करें? WBC है और क्या है हमारा, एक WBC बच रहा है और उधर प्लेटलेट्स बच रहा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। चलिए ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में WBC और ये क्या हृदय प्लेटलेट्स हम लोग अपने अगले क्लास वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करते रहिए और डेली शाम 7:30 बजे से हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू सो मच।